गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सब धनु कुमार पांडे। हम लोग ने साइटोलॉजी स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग बेसिक जितने भी लेक्चर थे, यानी कि जो 9-10 के जितने भी लेक्चर थे उसको कवर कर लिया है। अब हम लोग जो प्योर साइटोलॉजी है उस पे जाएंगे। प्योर साइटोलॉजी यानी कि जो 11th वाला साइटोलॉजी है, यानी सेल चैप्टर जो 11th में पढ़ना है उसके थ्रू हम लोग जाएंगे। अब तो कल के जितने भी पॉइंट्स थे उसमें से एक चीज़ मैंने गलत बोल दिया था फ्लो में। देखिए क्या बोला था मैंने, जैसे जो सॉल्यूशन होता है तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में ये जो सेल होता है, सेल के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो हाई होता है, लेकिन वाटर के बेसिस पे देखा जाए, अगर सॉल्यूट के बेसिस पे देखा जाए तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, हाई होता है, लेकिन वाटर के बेसिस पे देखा जाए तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, लो होता है। एग्जैक्ट मुझे भी याद नहीं है, किसी ने सजेस्ट किया था कि फिर से एक्सप्लेन कर दीजिएगा, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगर सॉल्यूशन के बेसिस पे देखा जाए, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूशन के बेसिस पे देखा जाए तो सेल जो होता है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है सॉल्यूट का वो ज़्यादा होता है। सॉल्यूट ज़्यादा रहेगा तो खुद ब खुद उसके अंदर का वाटर कंटेंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जब वाटर कंटेंट डिक्रीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंडोस्मोसिस, यानी ऑस्मोसिस अंदर की तरफ होगा। इंडोस्मोसिस कैसे होगा, तो जैसे कि अगर वाटर कम है यहाँ पे और यहाँ पे वाटर क्या है, ज़्यादा है, तो वाटर कहाँ से कहाँ जाएगा, हाँ बेसिकली वाटर जो है आपका सॉल्यूशन से अंदर से सेल के अंदर जाएगा और सेल फूलेगा। वही इसके रिवर्स होता है, हाइपोटोनिक के उल्टा हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा कि जो सॉल्यूशन है वो उसमें सॉल्यूट जो होगा वो लेस होगा, हाइपर का सॉल्यूट क्या होगा, लेस होगा, और उसके बाद वाटर कंटेंट जो होगा उसमें हाई होगा। अब सेल थ्योरी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सेल थ्योरी जो था वो इसका आइडिया जो था ड्यूचोरेट ने दिया था। आइडिया का मतलब जैसे कोई आदमी है, जैसे प्लेन जब बना होगा तो सबसे पहले कोई सोचा होगा कि हाँ उड़ना चाहिए, आदमी को भी क्या करना चाहिए, किसी भी मशीन के हेल्प से उड़ना चाहिए। तो वैसे ही सेल थ्योरी का जो आइडिया था, यानी सेल का थ्योरी बनाने का जो आइडिया था वो किसने दिया था, ड्यूटोरेट ने दिया था। उसके बाद सबसे पहले इस पे जो कमेंट आया ये स्क्लेडेन-स्क्वान ने। ये क्या किया, जो स्क्लेडेन भाई साहब थे वो जर्मनी के थे और वो प्लांट के बारे में स्टडी करते थे, यानी बॉटनिस्ट थे। 1838 में स्क्लेडेन भाई साहब ने बोला कि जो भी प्लांट का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे छोटा स्ट्रक्चर जो पाया जाता है वो क्या होता है, सेल होता है। वैसे ही हम लोग स्क्वान के बारे में देखें तो स्क्वान जो थे ये यूके के यानी लंदन के इंग्लैंड के बॉटनिस्ट नहीं, ये जूलॉजिस्ट है। ये क्या थे, बॉटनिस्ट है। ये इसमें कंफ्यूज करके क्वेश्चन देता है, ठीक है। और वो क्या थे, जूलॉजिस्ट थे। उसके बाद 1858 में दोनों के, देखिए सिंपल चीज़ है, इन्होंने बोला कि प्लांट जो होता है सेल से बना होता है, इन्होंने बोला कि एनिमल जो होता है वो सेल से बना होता है, अपने ऑब्जर्वेशन के ऊपर। तो इतना भी कॉमन सेंस मतलब नहीं था, इतना भी साइंस डेवलप नहीं था कि इसको को रिलेट करके और ये बोल देता कि दोनों प्लांट और एनिमल किससे बने होते हैं, या दोनों प्लांट और एनिमल किससे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं, या ऑल लिविंग कंपोनेंट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। उसके बाद देखिए 1858 में रुडोल्फ वर्चाउ ने बोला ओमनी सेलुला ई सेलुली। इसका मतलब क्या होता है कि जितने भी सेल्स होते हैं वो, जितने भी सेल होते हैं वो क्या होते हैं, या तो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं या तो वो मतलब प्लांट हो या तो एनिमल हो, दोनों किससे बने होते हैं, वो हमेशा किससे बने होते हैं, तो सेल से बने होते हैं। उसके बाद देखिए पहले एक बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी टॉपिक था अबायोजेनेसिस। अबायोजेनेसिस का मतलब होता है कि जहाँ लाइफ नहीं हो वहाँ पे लाइफ का क्रिएशन, या ऐसे चीज़ों से क्रिएशन जिस मतलब जो चीज़ में लाइफ नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि बिना पैसा के पैसा कमाना, ठीक है, वैसे ही बिना लाइफ के लाइफ को बनाना, ठीक है। तो अबायोजेनेसिस उसी को बोला जाता है, क्रिएशन ऑफ लाइफ विदाउट लाइफ, यानी अ मीन्स नॉट और बायो मीन्स लाइफ और जेनेसिस मीन्स जनरेटिंग, यानी बिना लाइफ के लाइफ जनरेशन, ठीक है। उसके बाद देखिए इस पे सबसे पहले बहुत सारे जैसे वॉल हॉलमेंट उस समय के एक साइंटिस्ट थे, वो क्या बोलते थे कि हम लोग अगर गीला जो शर्ट है उसमें अगर मक्का मेज जो होता है, मक्का जो बड़ा वाला, उसको लपेट के रख देंगे तो 21 दिन में चूहा निकल जाएगा। तो बहुत सारे मिथ्स थी, कोई मानने पे तैयार नहीं था कि लाइफ का क्रिएशन बिना लाइफ के नहीं हो सकता है। यानी तो सबसे पहले इस पे फ्रांसिस्को रेड्डी जी आए। फ्रांसिस्को रेड्डी ने क्या बोला, इन्होंने बोला कि इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। इन्होंने क्या किया कि जो मीट ले लिया और उसको अल्कोहल से धो दिया। मीट को किससे धो दिया, अल्कोहल से। अब अल्कोहल से किसी भी चीज़ को धोएंगे, हम लोग का सैनिटाइजर जो होता है वो किस चीज़ से बना होता है,
उस अल्कोहलिक बेस सबसे ज़्यादा उसमें 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है, यानी कि इसको अल्कोहल से धो देने पे इसमें का जो भी मतलब जो भी स्पोर्स होंगे बैक्टीरिया के या प्रोटोजोआ के वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। देखिए लाइफ जो होता है बिना लाइफ के जनरेट नहीं हो सकता है, तो लेकिन कोई मानने पे तैयार ही नहीं था, ऐसा एक्सपेरिमेंट्स भी नहीं किए गए थे कि जिससे बोला जा सके कि एबायोजेनेसिस पॉसिबल नहीं है। तो देखिए अब उसके बाद क्या हुआ, फ्रांसिस्को रेड्डी ने अल्कोहल से सबसे पहले तीनों मीट को धो दिया। अब तीनों मीट को धो के और एक जो था उसको पूरा कवर कर दिया स्टॉपर से, एक जो ग्लास का जो एक कंटेनर था उसमें भी मीट डाला, तीनों में मीट डाला, तीनों में धो के डाला। इसको क्या किया कि ऊपर मतलब अच्छे से कपड़े से ढक दिया। दूसरे में क्या किया कि ऊपर खुला छोड़ दिया, सॉरी एक में पूरा स्टॉपर को बंद कर दिया, दूसरे में कपड़ा लगा दिया और तीसरा में खुला छोड़ दिया। तो इसमें क्या हुआ कि कुछ नहीं हुआ, इसमें कपड़ा के ऊपर लाइफ जनरेट हुआ, यानी स्पोर्स कहाँ तक आ पाए, कपड़ा तक, तो कपड़ा पे ही सॉरी बैक्टीरिया कहाँ पे आ पाए, कपड़ा पर, तो कपड़ा पर लाइफ का जनरेशन हुआ। और सेम इसके केस में क्या हुआ कि ये जल्दी सड़ गया और इसके अंदर भी लाइफ का जनरेशन हो गया। तो फ्रांसिस्को रेड्डी ने बताया कि जो लाइफ होता है उसी से लाइफ क्रिएट होता है। देखिए यहाँ पे लाइफ है तो लाइफ क्रिएट हो गया, यहाँ पे लाइफ है लाइफ क्रिएट हो गया, यहाँ पे लाइफ है क्या, नो, इट इज आइसोलेटेड चैम्बर, ये आइसोलेटेड चैम्बर है जहां पे कोई भी लाइफ नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ, ये इससे भी प्रूफ हो चुका था कि अबायोजेनेसिस जो होता है पॉसिबल नहीं है। अब देखिए, लेकिन लोग बोलते थे कि नहीं आपने मीट के साथ क्या किया है, आपने मीट के साथ कुछ छिड़कानी किया है, यानी ये वाला जो मीट है हमको कुछ अलग लग रहा है, ये बहुत थोड़ा छोटा है और ये क्या है, बड़ा है। तो इसके वजह से क्या हुआ कि इनका ये जो फ्रांसिस्को रेड्डी का जो एक्सपेरिमेंट था जो कि सही था लेकिन उसको प्रूफ नहीं माना गया। उस समय के एक बहुत बड़े विद्वान थे लुईस पाश्चर। अब लुईस पाश्चर ने क्या किया, वाल आलमंड जैसे लोग उड़ रहे थे एकदम कि हाँ बिना लाइफ के भी लाइफ क्रिएट हो सकता है। अच्छा इसके बाद हम आप लोगों को बता देते हैं ऑरिजिन ऑफ लाइफ, लाइफ का ओरिजिनेशन कैसे हुआ था। तो देखिए लुईस पाश्चर जो थे इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, इसको बोला जाता है स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट, यानी ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें वो फ्लास्क लिया गया है जिसका नेक जो है स्वान के जैसा है, यानी बगुला के जैसा है। तो देखिए ये बगुला के जैसा इसका नेक है ना। अब देखिए उन्होंने क्या किया कि मीट को एक अल्कोहल से अच्छे से धो के उसका सॉल्यूशन बना दिया, ठीक है। अब उस सॉल्यूशन को इस स्वान नेस्ट फ्लास्क में डाल दिया। अब जब स्वान नेस्ट फ्लास्क में उस सॉल्यूशन को डाल दिया तो ये इसमें क्या हुआ, इसमें कोई भी स्पोर या कोई भी बैक्टीरिया नहीं बचा, तो इसमें तो लाइफ क्रिएट नहीं होगा। अब देखिए अगर ये खुला छोड़ देते तो क्या हो जाता, यहाँ ये जो खुला छोड़ देते हैं स्टॉपर इसके ढक्कन को, तो क्या हो जाता, खराब। अच्छा कोई बैक्टीरिया ऐसा है क्या कि यहाँ से यहाँ फ्लो करके इस होल के थ्रू यहाँ आ जाए, बहुत पतला था, ये इतना रेयरली था कि सिर्फ मतलब एयर ही आ सकता था और कुछ भी यहाँ पे आ नहीं सकता था। एयर मॉलिक्यूल देखिए, एयर में क्या होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सॉरी नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये सब जो गैसेज होती है बहुत छोटी होती है, ये यहाँ से जा सकती है। लेकिन बैक्टीरिया का सोचिए, बैक्टीरिया कितने डाल्टन का होता है, बहुत बड़ा होता है एज कम्पेयर टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर। तो इसके वजह से क्या हुआ कि लुईस पाश्चर जो थे उन्होंने इसमें भर दिया। अब क्या हुआ, लेके गए सारे विद्वान जो बोल रहे थे कि नहीं बिना लाइफ के भी लाइफ क्रिएट हो सकता है, उनके पास ये लेके गए और बोले कि चलिए बताइए कौन कौन बोल रहा है कि लाइफ क्रिएट हो सकता है बिना लाइफ के। तो जितने विद्वान थे बोले कि हाँ तो हमेशा होता है, ईश्वर ने ऐसा बनाया ही है कि बिना लाइफ से भी लाइफ क्रिएट हो सकता है। तो लुईस पाश्चर ने क्या किया कि स्वान नेस्ट फ्लास्क को बोला कि देखिए इसमें क्या है, मीट है, इसमें लाइफ क्रिएट हो जाना चाहिए, हाँ हो जाना चाहिए। अच्छा आप लोग बताइए कितना दिन लगेगा, तो वो लोग बोले कि कम से कम 21 दिन तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि लाइफ का क्रिएशन का बात है, कोई मजाक थोड़ी, 21 दिन में लाइफ क्रिएट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से बैक्टीरिया तो जा नहीं सकता था, वो लोग यहाँ पे ये भी देता था फैक्ट कि ये जो बंद कर दिए हैं तो हवा लगेगा तब ना, वो बैक्टीरिया सांस कहाँ से लेगा। तो वो बोले कि चलिए ठीक है भाई हम बैक्टीरिया के लिए सांस का प्रबंध कर देते हैं। और लुईस पाश्चर ने क्या किया, यहाँ पे एक स्वान नेस्ट फ्लास्क बनाया जिसमें सिर्फ और सिर्फ एयर पास कर सकता था और इसमें मीट का जो लिक्विड था उसको भर दिया। अब देखिए तो इसके बाद जब 21 दिन हो गया तो देखा गया तो उसमें कुछ लाइफ क्रिएट नहीं हुआ था। तो उनसे पूछा गया, जो भी विद्वान लोग थे उनसे बोला गया कि बताइए यहाँ पे तो लाइफ क्रिएट नहीं हुआ है, तो अब बताइए अब क्या होगा। रुकिए, कभी कभी लेट हो जाता है, ये
या कोई बोला होगा कि ये नक्षत्र ये नहीं है, वो नक्षत्र वो नहीं है, इसीलिए लाइफ क्रिएट नहीं हुआ। उसके बाद लुईस पास्चर साहब ने क्या किया कि बोला कि ठीक है और कितना दिन लगेगा, और 10 दिन रुकिए ना, 10 दिन में पक्का लाइफ क्रिएट हो जाएगा। उन लोग के पास कोई साइंटिफिक फैक्ट नहीं था, वो लोग इस पे सिर्फ पॉसिबिलिटीज पे बात कर रहा था, और पॉसिबिलिटीज पे ऐसे बात कर रहा था कि फ्रांसिस्को रेड्डी साहब का जो एक्सपेरिमेंट था जो कि एकदम जायज था, उसको भी उन्होंने क्या कर दिया, बोला कि नहीं ये सब बकवास है, मीट तो छोटा है थोड़ा सा। उसके बाद क्या हुआ कि लुईस पास्चर ने बोला कि ठीक है 10 दिन और रुक जाते हैं। तो बोला कि 10 दिन बाद जब लाइफ क्रिएट नहीं हुआ तो सब लोग बोलने लगा कि नहीं आपने कुछ किया है, ये मीट हमको मीट नहीं लग रहा है, ये कुछ अलग तरह का चीज़ है। तो बोले कि ठीक है हम दिखाते हैं कैसे लाइफ क्रिएट होता है। इसको क्या किए कि यहाँ से फोड़ दिए। अब जब यहाँ से फोड़ दिए तो क्या हुआ, इसमें बैक्टीरिया भी पास कर सकता है, तो बैक्टीरिया इसके थ्रू चला गया या उसके स्पोर्स इसके थ्रू चले गए। अब क्या हुआ कि यहाँ पे लाइफ क्रिएट हो गया। तो इससे क्या प्रूफ होता है, इससे प्रूफ होता है कि बिना लाइफ के भी लाइफ क्रिएट किया जा सकता है। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसके बाद थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं आपका लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ लेते हैं, ठीक है। डस्टर कहाँ रख दिए, इसमें कोई डाउट नहीं है ना, कोई डाउट होगा तो बोलिए, फिर से देख लीजिए। स्केलेटन ने क्या बोला, प्लांट में सेल होता है। स्क्वान ने क्या बोला, एनिमल में सेल होता है। रूडल भरचाऊ ने बोला कि दोनों में सेल होता है, यानी ओमनी सेलुला ई सेलुले। इसका मतलब कि या तो प्लांट हो या एनिमल हो, दोनों के अंदर क्या पाया जाता है, सेल पाया जाता है। ए बायोजेनेसिस में क्या हुआ कि फ्रांसिस्को रेड्डी साहब ने बोला कि हमने 3 जार लिया, तीनों जार में वाश्ड मीट को रखा जो कि अल्कोहल से धोया हुआ था ताकि उसके अंदर कोई भी स्पोर वोस्पोर ना बचे। उसके बाद क्या किया कि उसमें फ्रांसिस्को रेड्डी ने उसके अंदर इसको बंद कर दिया, इसमें क्लोथ लगा दिया, इसको खुला छोड़ दिया। तो इसमें लाइफ क्रिएट हुआ ही नहीं, इसमें क्लोथ था तो हल्का हल्का इसका जो मॉइस्चर था, नमी था या फूड कंटेंट यहाँ पे मिला, तो यहाँ पे लाइफ क्रिएट हो गया, यानी कि यहाँ पे बैक्टीरिया कीड़ा मकोड़ा क्रिएट हो गया। और यहाँ पे क्या हुआ कि खुला था तो खुला रहेगा तो कोई भी चीज सड़ ही जाएगा 2-3 दिन में या 1 दिन में। उसके बाद देखिए लुईस पास्चर ने क्या किया कि स्वान ने फ्लास्क लिया, उसके अंदर सारा लिक्विड को डाल दिया, मीट को लिक्विड बना के, उससे पहले उसको अल्कोहल से वॉश कर दिया था ताकि उसमें कोई भी स्पोर ना बचे। उसके बाद यहाँ से सिर्फ एयर का पाथवे के लिए इसको स्वान नेस्क में बदल दिया। एक फ्लास्क को लिया, उसके अंदर मीट डाल के उसके बाद उसको ऐसा बना दिया जिसके अंदर कोई भी हवा नहीं जा सके। तो लुईस पास्चर साहब ने ये प्रूव कर दिया कि जो भी लाइफ होता है वो लाइफ से ही क्रिएट होता है। अब देखिए हम लोग ये देख रहे थे कि फर्स्ट टाइम लाइफ कैसे क्रिएट हुआ होगा। आपको कोई भी डाउट हो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप हम बना नहीं पा रहे, आज बना देंगे, आज क्योंकि समय मिलेगा, सारा अरेंजमेंट में चला गया समय। तो उसके बाद आप लोग मेरे से कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। 1 सेकेंड, पानी पीते। ठीक है, तो हम लोग ओरिजिन ऑफ लाइफ देख लेते हैं। ऐसे ये हम लोग अभी नहीं पढ़ना है, 12th का पार्ट है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बता देते हैं ताकि बायो में आपका इंटरेस्ट जगे। ठीक है, तो देखिए ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में सारे थ्योरीज के अनुसार ये बताया गया है कि पहले जो था, पहले तो जियोग्राफिकली देखिए, पहले सबसे पहले जो था अर्थ पे सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्टिनेंट था, उसको बोला जाता था पंजिया। क्या बोला जाता था? पंजिया। अब इससे 1 से 2 बना, 1 से क्या बना? 2, उसको बोला गया गोंडवाना लैंड एंड अंगारा लैंड। ठीक है, अभी एग्जैक्ट कितने हैं? 7। कितने हैं? 7। तो पहले जो था वो मतलब इससे लाइफ का कोई रिलेशन नहीं है, जस्ट बता दे रहे हैं। ठीक है, तो पहले जो था कंसिडर कर लीजिए कि इसी दौर में लाइफ का क्रिएशन हुआ। तो यहाँ पे क्या था? सिर्फ और सिर्फ सी था। और देखिए अभी जो होता है, अभी सबसे ज़्यादा, पहले जो था सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग गैसेस थी, यानी एयर में रिड्यूसिंग गैसेस अवेलेबल थी। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर था उसमें रिड्यूसिंग गैसेस थी, और लाइफ जो ओरिजिनेट हो सकता है वो हमेशा रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट में हो सकता है, क्योंकि लाइफ इज़ अ वेरी बिग मॉलिक्यूल। लाइफ का जो प्रोटोप्लाज्म होता है, इट इज़ अ वेरी बिग मॉलिक्यूल। तो प्रोटोप्लाज्म जैसे बड़े मॉलिक्यूल को बनाने ऑक्सीडेटिव इन्वायरमेंट में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो बर्न होके ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए पहले क्या था, देखिए हाँ एक चीज़ आप लोगों को पता है क्या? जलने का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ जल रहा है उसके केमिकल लेवल पे उसको बताइए कि क्या होता है जलने का मतलब। कुछ चीज़ हम आप लोगों को बता देते हैं जो हम बहुत अच्छे से समझे हैं। ठीक है, तो देखिए जलने का मतलब होता है जैसे कोई भी चीज़ जल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए कि यहाँ पे एक कागज़ रखे, उसको जला दिए, तो उसका मतलब क्या हुआ?
तो देखिए जलने का मतलब होता है कि किसी भी चीज के अंदर कोई भी चीज अगर बर्न कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है। किससे रिएक्शन कर रहा है? ऑक्सीजन से। तो किसी भी चीज के जलने का मतलब होता है कि वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है। अब ऑक्सीजन से रिएक्शन कब करेगा? तो अलग अलग मॉलिक्यूल्स को अलग अलग एनर्जी चाहिए होता है। देखिए रिएक्ट करने के लिए सिंपली एनर्जी इज नीडेड, क्योंकि रिएक्शन में क्या क्या होता है, तो मॉलिक्यूल जो ओल्ड मॉलिक्यूल्स हो गए वो ब्रेक डाउन हो गया, न्यू मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा। तो ओल्ड मॉलिक्यूल को ब्रेक करने में, किसी भी चीज को ब्रेक करने में क्या लगेगा? एनर्जी। और फिर रीस्टैब्लिश करने में न्यू मॉलिक्यूल को क्या लगेगा? तो एनर्जी। देखिए जैसे हम लोग चीनी लेते हैं, चीनी को पानी में डाल देते हैं और उसमें फिर मतलब उसको फिर कॉन्स्टेंटली स्टायर करते हैं, यानी कांस्टेंट स्टायरिंग उसमें करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों हिलाते हैं? उसको एनर्जी देते हैं, उसको काइनेटिक एनर्जी देते हैं, जिससे वो काइनेटिक एनर्जी को मॉलिक्यूलर एनर्जी में चेंज कर देता है और उसके अंदर वो जो शरबत बनता है उसमें फ्री एनर्जी जो होता है वो स्टोर हो जाता है। ठीक है, फ्री एनर्जी पता है ना, मुक्त ऊर्जा। देखिए किसी के अंदर जब सबसे पहले देखिएगा कोई भी मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर दो तरह का एनर्जी होता है। एक एनर्जी होता है वो एनर्जी जो उसके स्टेट को, उसके स्टेबिलिटी को बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। एक होता है फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी क्या होता है? तो स्टेट को बनाए रखने के अलावा जो एनर्जी उससे बचता है, जिससे वो काम कर सकता है, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है फ्री एनर्जी। अब देखिए जैसे हम लोग कोई भी चीज, जैसे पानी में हम लोग चीनी डाल दिए तो वहां पे क्या होता है? वहां पे कुछ ना कुछ तो रिएक्शन होता है, यानी उसके अंदर भी, पानी के अंदर कुछ ना कुछ फ्री एनर्जी था, या डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू उसका क्या था? थोड़ा लो था। तो इसके वजह से क्या हुआ? वो उसमें पानी हाई था तो उसमें मिलके घुल गया। इसके बाद देखिए जलने का मतलब क्या था? कोई भी मॉलिक्यूल जल रहा है इसका मतलब वो O2 से रिएक्शन कर रहा है। किससे रिएक्शन कर रहा है? O2 से। और इसमें फ्लेम रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? फ्लेम। और इसको मतलब अलग अलग मॉलिक्यूल जिस टेम्परेचर पे ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं उसी को बोला जाता है इग्निशन टेम्परेचर, यानी ऐसा टेम्परेचर जिस पे आग लग जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी कागज है, कागज जलता है, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम लोग नीचे से आग लगा दिए तो वो जलने लगा, ऐसा थोड़ी नहीं होता है। तो ऐसा लोहा के साथ क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि लोहा हम लोग वहां पे सिर्फ हीट दे रहे हैं, वो मेन रिएक्शन नहीं है। मेन रिएक्शन इज अदर। मेन रिएक्शन क्या होता है कि जब किसी भी चीज में हीट देते हैं तो वो क्या होता है, वो जो पेपर है, वो जो भी चीज है, उसको उसका एक टेम्परेचर है जिसपे वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा। तो वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या देगा? फ्लेम देगा। उसके बाद देखिए हीट का मतलब क्या होता है? ये सब बहुत बेसिक फैक्ट्स हैं जो बहुत कम टीचर बताता, हमको अच्छा नहीं लगता है। समझते हुए पढ़ना चाहिए किसी भी चीज को। और टीचर्स क्या करते हैं कि समझते हुए नहीं पढ़ाते हैं, वो क्या करते हैं हमेशा सिर्फ बता देंगे, थ्योरी लिखवा देंगे, पढ़ा देंगे। कुछ समझ में भी तो आना चाहिए भाई, तभी तो हम लोग सोल्व ऑफ द चैप्टर में पहुंचेंगे। और जब सोल्व ऑफ द चैप्टर में पहुंचेंगे तो सारा डाउट क्लियर खुद ब खुद होते चला जाएगा। तो हीट का मतलब होता है एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन, यानी किसी भी चीज के, किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल को अगर हम लोग वाइब्रेट करवाएंगे तो उससे क्या रिलीज होगा? उससे जो एनर्जी रिलीज होगा उसी को बोला जाता है हीट। तो जैसे हम लोग हैंड को रब करते हैं तो हैंड क्या हो जाता है? गर्म। ये कैसे, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हैंड में जो सेल है उसको हम लोग रब करेंगे तो आगे पीछे जाएगा। अभी आगे गया ही जस्ट था, तभी हम लोग क्या किए? फिर पीछे वाला लगा दिए। यहां से उधर ले गए तो वो मॉलिक्यूल जो था, वो सेल जो था आगे गया। अब जैसे ही आगे गया था वैसे ही हम लोग उसको क्या कर दिए? पीछे खींच दिए। अभी पीछे जस्ट आया ही नहीं था कि फिर आगे कर दिए। तो जब हम लोग हाथ रब करते हैं तो वहां पे क्या होता है? मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करने लगते हैं, सिस्टम में चले जाते हैं। अब इसके वजह से क्या होता है? इसके वजह से हीट क्रिएट हो जाता है। अब देखिए उसके बाद देखिए तो जो भी पहले इन्वायरमेंट था वो रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट था, यानी पहले जो थे वो ऑक्सीडेटिव इन्वायरमेंट नहीं था। पहले नाइट्रोजीनियस इन्वायरमेंट वहां पे नहीं था, यानी सबसे ज्यादा अभी कौन सा गैस है? नाइट्रोजन। लेकिन पहले सबसे ज्यादा क्या था? पहले अभी ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू पहले क्या था कि नाइट्रोजन गैस जो था वो हद से ज्यादा था। तो वहां पे और इन्वायरमेंट कैसा था? रिड्यूसिंग था, यानी स्टेबलाइज इन्वायरमेंट था। यहाँ पे अगर हम लोग किसी भी चीज लाइटनिंग होगा या बहुत ज्यादा हीट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? मतलब बड़े बड़े ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाया जा सकता था। तो पंजिया में क्या हुआ? पंजिया, मान लीजिए हम लोग सपोज किए, अब ये हमको नहीं पता कि पंजिया में ही हुआ था क्या, ठीक है। एवोल्यूशनरी फैक्ट पे आप जा सकते हैं कि पंजिया कब था और इवोल्यूशन यानी ऑरिजिन ऑफ लाइफ कब माना जाता है। ये होमवर्क लिख लीजिए। आप लोगों को कमेंट्स में बताना है कि ऑरिजिन ऑफ लाइफ और पंजिया जब एक कंटिनेंट था तब लाइफ बना था, कि जब सारे कंटिनेंट्स आ गए थे तब लाइफ बना था। यानी हमको आप लोगों को एज बताना है कि जब पंजिया लैंड था, यानी पंजिया एक ही जब कंटिनेंट था तब लाइफ क्रिएट हुआ था, कि उससे कितना दिन बाद लाइफ क्रिएट हुआ था। अब देखिए रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था तो वहां पे अब लाइटनिंग, और यहाँ पे क्या था? ये जो था
यहाँ पे सी था पूरा। अब देखिए सी में क्या होता था कि वहाँ पे सी में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स तैर रहे थे, इतने मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन ऑक्सीजन सब तैर रहा था। अब देखिए जब यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स हद से ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, वहाँ पे रिएक्शन का पॉसिबिलिटी बहुत हाई होगा और इन्वायरमेंट कैसा है, रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट में जब लाइटनिंग हुआ, ऐसा बोला जाता है कि जब लाइटनिंग हुआ तो लाइटनिंग से क्या निकला, एनर्जी। तो इस एनर्जी के वजह से ही वहाँ पे कोइजरवेट बना। कोइजरवेट क्या होता है, तो फर्स्ट लिविंग कंपोनेंट ऑफ द वर्ल्ड। कोइजरवेट क्या होता है, देखिए लाइफ नहीं था, ये लिविंग कंपोनेंट था। लाइफ कब होगा, जब सेल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सेल। ये सेल नहीं था, ये जस्ट लाइक प्रोटोप्लाज्म था। तो कोइजरवेट बना। अब कोइजरवेट जो था वो उसके अंदर रिएक्शन हुआ बार बार, तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स बने। कैसा बना, प्रोकैरियोटिक। ठीक है, अब प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में क्या हुआ, तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म डेवलप करते गए और धीरे धीरे जैसे जो भी नया जनरेशन आता है वो क्या होता है, पिछले वाले जनरेशन से सुप्रीम होता है। दिस नेचर ऑफ अर्थ या नेचर ऑफ एनवायरनमेंट फॉर एग्जाम्पल। और नेचुरल सिलेक्शन भी तो होता है, जो सुप्रीम है वही सर्वाइव करेगा। नेचर क्या बोलता है कि जो सुप्रीम है उसका सिलेक्शन होते चला जाएगा। और डार्विन क्या बोले थे कि जो सुप्रीम है उससे नहीं पता चलता है कि वो सर्वाइव कर पाएगा कि ना नहीं कर पाएगा। अभी सर्वाइव कर सकता है क्योंकि वो सुप्रीम है, लेकिन अगर होल हम लोग देखें तो होल केस में मतलब यानी इवोल्यूशनरी तौर पे देखें तो डायनासोर से बड़ा कौन ज्यादा मतलब डोमिनेंट था, उससे ज्यादा कोई डोमिनेंट नहीं था। सारे तरफ पूरे धरती पे क्या थे, डायनासोर्स थे। लेकिन एस्ट्रॉयड ने उन लोगों को क्या कर दिया, तबाह कर दिया। अब बताइए हम लोग अभी धरती पर एस्ट्रॉयड्स आने लगे तो हम लोग के पास मिसाइल्स है, सारा देश अपना अपना मिसाइल्स लॉक कर देगा और उसको हवा में ही उड़ा देगा एस्ट्रॉयड को। तो हम लोग देखिए, हम लोग नेचर को इनोवेट करते हैं, नेचर के बारे में पता लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए तो कोइजरवेट से क्या बना, प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक में क्या था कि सारा सिस्टम में नहीं था, यहाँ लेबर का डिवीजन उतने अच्छे से नहीं होता था। तो इसके वजह से क्या हुआ, लेबर नहीं मतलब सिस्टम का डिवीजन अच्छे से नहीं हुआ था। तो इसके लिए यहाँ पे क्या कर दिया गया, यूकैरियोटिक बन गया। ठीक है, अब यूकैरियोटिक जो भी बने ये भी कहाँ थे, तो सी में थे, यानी समुद्र में थे, क्योंकि ओरिजिन ऑफ लाइफ कहाँ हुआ, समुद्र में, सूपी सी में। इसको सूपी सी बोला जाता था। सूप क्या होता है, सूप इज द जूस और सूप इज द लिक्विड इन विच न्यूट्रिएंट्स आर टू मच, जिसमें न्यूट्रिएंट्स का कंसंट्रेशन क्या होता है, हाई होता है। तो प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक और यूकैरियोटिक से मल्टी सेल्ड बना। ये जो यूकैरियोटिक बना ये भी क्या था, प्रोकैरियोटिक टाइप था। मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिज्म बने, वो भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म बने। और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में इवोल्यूशन होते होते बहुत सारे तरह के जीव बन गए। ठीक है, तो आज जो भी वैरायटी, आज जो भी बायोडाइवर्सिटी मिलता है वो किसकी वजह से मिलता है, क्योंकि समुद्र में लाइफ बना हुआ था। अब देखिए इसके लिए एक मिलर साहब एक्सपेरिमेंट से बताए थे कि हाँ ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो देखिए इन्होंने क्या किया कि एक वैक्यूम क्रिएट किया। क्यों वैक्यूम क्रिएट किया, क्योंकि अगर वैक्यूम क्रिएट नहीं होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट में कभी भी लाइफ का क्रिएशन हो सकता है क्या, अभी 23% ऑक्सीजन है, अब इतना ऑक्सीजन में कभी भी लाइफ क्रिएट हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता है। तो ऑक्सीजन का लेवल इसमें क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और उसके बाद उसमें पानी डाल दिया और बहुत सारा न्यूक्लियर, तो यहाँ पे यूरिया का फॉर्मेशन हो गया या बहुत सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। देखिए क्या था, अमोनिया डाले थे, वाटर और H2 डाले थे, यानी सिंपल मॉलिक्यूल्स डाले थे, उससे बहुत बड़ा ऑर्गेनिक केमिकल का फॉर्मेशन हो गया। इसमें मेन था यूरिया। तो ऑरिजिन ऑफ लाइफ में यही पता चलता है कि लाइफ का ऑरिजिनेशन कब हुआ था, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट में। और आज कैसा एनवायरनमेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट। और ये जो स्पार्क दिए थे, लाइटनिंग से ये एनर्जी दिए थे, इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट देके, वो स्पार्क क्या था, बहुत कम था। एक लाइटनिंग जो होता है उसका स्पार्क कितना खतरनाक हो सकता है, तो जितना तेज स्पार्क्स होगा उतना ज्यादा ही बड़ा मॉलिक्यूल बनने का चांस होगा। कोइजरवेट इज अ वेरी बिग मॉलिक्यूल्स। तो इसी की वजह से कोइजरवेट बना। कोइजरवेट से प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, और पूरा ऑर्गेनिज्म आज जो हम लोग देखते हैं वो इसी के थ्रू बना हुआ है। अब हम लोग देखेंगे कि सेल प्रिंसिपल क्या होता है। तो सेल प्रिंसिपल का मतलब मॉडर्न सेल थ्योरी, यानी जितने भी सेल थ्योरीज में जितने भी पार्ट्स हैं उसको क्या कर दिए, हम मर्ज कर दिए। तो अब क्या हो जाएगा, इसको सेल प्रिंसिपल बोला जाएगा। तो सेल प्रिंसिपल जो होता है उसमें जो पॉइंट है उसको हम लोग देख लेते हैं। सेल क्या होता है, बेसिक यानी सबसे मेन पार्ट होता है, यानी
लाइफ का सबसे मेन पार्ट होता है, स्ट्रक्चरल, यानी स्ट्रक्चरल बेसिस पे सबसे छोटे यूनिट को देखा जाए तो क्या होता है, वो सेल होता है। फंक्शनल बेसिस पे भी देखा जाए, यानी अगर कोई भी चीज जिंदा है तो उसका सबसे छोटा लेवल क्या है, सेल। फंक्शनल लेवल पे भी एक छोटा सा बैक्टीरिया भी रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, सारा चीज डाइजेशन करता है, ठीक है। उसके बाद स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ क्या है, तो सेल है। प्रोटोप्लाज्मिक मास से ही सेल बना होता है। प्रोटोप्लाज्मिक मास में अगर हम लोग न्यूक्लियस को जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, वो सेल हो जाएगा। देखिए प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है ऐसा मॉलिक्यूल जिससे लाइफ बना, या लिविंग मॉलिक्यूल, ठीक है। उसके बाद देखिए वाइटलिटी, सेल जो होता है वो अपना वाइटलिटी को मेंटेन करके रखता है। वाइटलिटी का मतलब सेल इज द वाइटल ऑर्गन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद इंडिविजुअलिटी, यानी सिंगल सेल इंडिविजुअल होता है बायोलॉजिकल लेवल पे। अगर बायोलॉजिकल कॉन्ट्रास्ट में हम लोग बात करें तो जो सेल होता है वो इंडिविजुअल लेवल पे क्या होता है, वाइटल होता है, यानी वो सुप्रीम है, खुद का जितना भी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस है उसको खुद से कर सकता है, दूसरे का हेल्प लेगा, लेकिन ये नहीं है कि हेल्प लेना ही लेना है। कुछ ऐसे होते हैं लेकिन सारे में ऐसा गुण पाया जाता है कि वो इंडिविजुअलिटी को अपने मेंटेन करता है। उसके बाद नो अराइज डी नोवो, अभी हम लोग पढ़े थे लुईस पास्चर का जो एक्सपेरिमेंट था, उसमें क्या वो बोले कि कोई भी सेल डी नोवो जनरेट नहीं हो सकता, यानी बायोजेनेसिस पॉसिबल नहीं है, बिना लाइफ के लाइफ को बनाया नहीं जा सकता है। अब कॉमन ऑरिजिन, सेल क्या होता है, सेल का ऑरिजिन क्या है, कॉमन है, यानी हम लोग अभी देखे हैं कि जितने भी सेल्स वो कहाँ से आए हुए हैं, या सुपीसी में जब ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ तो वहां पे क्या है, सेम ओरिजिन है, यानी एक ही सेल से पूरे ब्रह्मांड का निर्माण। अब टोटीपोटेंट का मतलब होता है कि अपने अंदर के टोटीपोटेंटी को मेंटेन करना, यानी अपने खुद से डिवाइड करना, खुद रिप्रोडक्शन करना, खुद से रेस्पिरेशन करना, यानी सोल का होता है टोटीपोटेंट होता है, सारे फंक्शन को खुद से करता है। अब इसका जो इंफॉर्मेशन होता है सेल का, कि एक सेल से दूसरा सेल बनेगा तो, या एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म बनेगा तो उसका जाइगोट किस तरह का होगा, तो वो जाइगोट के अंदर के न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है उसके अंदर लिखा हुआ रहता है। ये प्रोकैरियोटिक होगा तो सिंपल जेन, उसका जो डीएनए उसके ऊपर लिखा हुआ रहेगा, क्या लिखा हुआ रहेगा कि दूसरा जो ऑर्गेनिज्म बनेगा उसका इंफॉर्मेशन क्या है, ठीक है। सेल प्रिंसिपल के बाद अब हम लोग एक्सेप्शंस पढ़ लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो एक्सेप्शंस के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए वायरस के एक्सेप्शंस, सबसे बड़ा जो सेल प्रिंसिपल है उसका एक्सेप्शन क्या है, वायरस। लाइफ में 3 चीज होना चाहिए, हम लोग पढ़े थे पहले ही बेसिक लेक्चर में, क्या होना चाहिए, सेल होना चाहिए। वायरस एक सेल है ही नहीं। सेल का मतलब क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, इसमें कुछ नहीं होता है, सिर्फ न्यूक्लियर सब्सटेंसेस इसके प्रोटीन कोट में पाया जाता है, यानी एक कोट पहन लेता है जिसमें सम आरएनए मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। उसके बाद देखिए इसके अंदर मेटाबॉलिज्म है ही नहीं, यानी ये खुद से कोई भी मेटाबॉलिज्म, वायरस का बिना होस्ट के कोई भी अस्तित्व नहीं है, कॉन्शसनेस को भी शो नहीं करता है, यानी ये इसके अंदर सेल नहीं है। लेकिन ये जब सेल के अंदर चला जाता है तो सेल के मेटाबॉलिज्म को हाईजैक कर लेता है, तो ये जो सेल है उसको, सेल किसका हो गया, होस्ट का सेल को अपना सेल बना लेता है। तो अगर एक केस में देखा जाए जब वो होस्ट के अंदर नहीं है तो वो नॉन लिविंग है, लेकिन जैसे ही वो होस्ट के अंदर गया तो वो दूसरे के सेल को अपना सेल बना लिया, तो वो उसके पास सेल है ना, तो वो जिंदा है। इसका मतलब माने जिंदा होने का पहला कैरेक्टरिस्टिक वो फुलफिल कर रहा है। उसके बाद देखिए मेटाबॉलिज्म, उसके अंदर अगर वो होस्ट से बाहर है तो कोई भी मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, लेकिन जैसे ही होस्ट के अंदर चला जाता है तो वो उसके मेटाबॉलिज्म यानी सेंट्रल डोग्मा को हाईजैक कर लेता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग पढ़े थे कि डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए से प्रोटीन, आरएनए से प्रोटीन, ये सेंट्रल डॉगमा था। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो आरएनए होता है वो डीएनए बना देता है अपना, यानी आरएनए जो होता है वो डीएनए बना देता है, तो इसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बोलते थे। अब ये क्या हो जाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और उसके बाद फिर से सारा प्रोसेस सेम हो जाएगा। अब ये जो प्रोटीन बनेगा उस किसके जैसा बनेगा, वो जो होस्ट का सेल होगा उसका प्रोटीन नहीं होगा, वो प्रोटीन वायरस का प्रोटीन हो जाएगा। अब बॉडी, अब दूसरा एक्सेप्शन है कि बॉडी बहुत सारे सेल्स होते हैं जैसे राइजोपस, उसके अंदर जो होता है वो बॉडी जो होता है वो डिफरेंशिएट नहीं करता है सेल के बेसिस पे, वो एक अलग लेवल का डिफरेंशिएशन होता है। उसके बाद सब सेलुलर डिफरेंशिएशन भी कुछ ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए ए न्यूक्लिएट सेल क्या होता है, तो अब हम लोग क्या पढ़े थे कि प्रोटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस सेल प्रिंसिपल में, लेकिन अब क्या बोल रहा है कि न्यूक्लियस है ही नहीं है ना। मैच्योर आरबीसी जो होता है, साइड ट्यूब सेल्स जो होते हैं उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, यानी ए न्यूक्लिएट सेल्स भी होते हैं। ये एक्सेप्शन है किसका, सेल प्रिंसिपल का। अब देखिए कितना चीज जो होता है, जैसे हम लोग क्या पढ़े थे कि सेल फंक्शनल यूनिट है, यानी लाइफ का सबसे बड़ा भी फॉर्म है, वो जितने फंक्शंस को करेगा वो एक छोटा सेल भी सारे फंक्शंस को कर सकता है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया बोलता है क्या, नहीं बोलता
होता है, यानी सेल जब बहुत बड़ा हो जाएगा तो वो क्या करेगा, वो इवॉल्व कर जाता है, वो डिफ्रेंशिएट कर जाता है, यानी जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है और सेल स्पेशलाइज्ड हो जाता है। वैरायटी ऑफ सेल्स होते हैं एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो स्पेशलाइज होकर डिफरेंट वर्क्स को भी परफॉर्म कर सकता है। यानी फंक्शनल यूनिट के ऊपर भी सवाल उठाया गया एक्सेप्शन के अंदर कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो आपका सब सेलुलर लेवल को इतना मॉडिफाई कर देते हैं कि सारे सेल्स मिलके एक डिफरेंट वर्क को करते हैं। तो थैंक यू दोस्त, आज का क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप आज कर सकते हैं, या मतलब आपको जुड़ना है अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ तो आप हमको व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, इतना कॉल हम नहीं उठा पाते हैं, ठीक है। तो आप मैसेज सिर्फ कर दीजिएगा हाय और लिख दीजिएगा बायो नीड टू 2021, यानी उसके बाद हम आपको ऐड कर देंगे और उसके ऊपर आपको डीपीपी दे दिया जाएगा। डीपीपी भी स्टार्ट करेंगे हम लोग, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन नहीं बनाइएगा तो सारा मेहनत बर्बाद है। आज पढ़िए कल भूल जाइए। हम मानते हैं आज आप अच्छे से समझ पाइएगा, लेकिन अगर आप उस पर प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो वो चीज़ क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अच्छा, आज हम आपको एडिशन आता है, अब जो नर्सरी में पढ़े थे, क्यों आता है, क्योंकि उसका बार बार यूज आप करते रहते हैं। तो इसीलिए आपको अगर हम लोग के साथ जुड़ना है तो हम डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, आप हाई कर दीजिएगा और मिल के पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों।